अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर सेकंड सेशन। आप लोगों को कल मैंने एक टास्क दिया था और आप लोगों ने वो परफॉर्म भी किया है। तो उस टास्क को परफॉर्म करते हुए आपने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी, वो हम एंड पर बात करते हैं। उससे पहले आज के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन कैलकुलेशंस। हमने जो बेसिक न्यूट्रिशन कैलकुलेशंस है उनके बारे में देखेंगे कि वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो बीएमआई हो, बीएमआर हो या टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। उसके लिए क्या स्टैंडर्ड फार्मूलाज यूज होते हैं और उनको किस तरह से हम न्यूट्रिशनल स्टेटस को और एनर्जी नीड्स को असेस करने के लिए यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम एंड पर एक प्रैक्टिकल डाइट प्लान भी इन तीनों चीज़ों को यूज करके बनाएंगे कि कैसे ये चीज़ें हमारे डाइट प्लान में हेल्प आउट करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, हमने ये सीखना है कि किस तरह से हम किसी पर्सन की एनर्जी नीड्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। उसका गोल चाहे वेट लॉस करना हो, वेट को मेंटेन करना हो, वेट गेन करना हो या इवन किसी भी डिजीज को मैनेज करना। तो स्टार्ट करते हैं बीएमआई से। बीएमआई को आपको बेसिक आइडिया होगा कि बीएमआई क्या होता है। बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, ये एक सिंपल फार्मूला है जो हमें बताता है कि एक बंदा ओवरवेट है, अंडरवेट है या फिर वो रिस्क पर है किसी भी प्रॉब्लम के, अपने वेट को लेकर। ठीक है, अब इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो होता है बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन केजी ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर। जब भी आपने बीएमआई कैलकुलेट करना है तो उसकी जो यूनिट कन्वर्जन है उसका ख्याल रखना है कि आप किस यूनिट में किसी भी वैल्यू को पुट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पर्सन है, उसका वेट 70 kg है और उसकी हाइट 1.65 मीटर है। तो हम उसका बीएमआई आप खुद भी कैलकुलेट करें साथ नोटबुक पे, और उसका बीएमआई जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 25.7 आएगा। अब आपके मुताबिक ये जो बीएमआई है ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? आंसर करें मुझे जरा ये। अगर 25.7 बीएमआई आया है तो पर्सन किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? ओवरवेट। ओके, मतलब वो किस बेस पर आप कह रहे हैं कि पर्सन ओवरवेट है? मैम उसके लिमिट मेरे ख्याल से ज्यादा है, 25 या 22, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इस पे नॉर्मल वेट होता है। ओके। मैम ये बीएमआई की उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जैसे 20 से 24.9 तक की एक कैटेगरी है, 25 से आगे तक की एक है, ओके। ओके। फिर 30 पे एक और आ जाती है, वो 20 कैटेगरी आ जाती है। तो मैम ओके। डिफरेंट कैटेगरीज है, उसके अकॉर्डिंग हम फिट करते हैं। जी जी, बिल्कुल, दोनों का जवाब बिल्कुल ठीक है कि जो हमारी WHO क्लासिफिकेशन है वो ये कहती है कि अगर आपका BMI 18.5 से लेस है तो पर्सन अंडरवेट कंसीडर होगा। लेकिन अगर 18.5 से 24.9 है तो वो नॉर्मल रेंज में आएगा, और 25 से 29.9 ओवरवेट में आता है। तो हमारे पास BMI आया 25.7, तो इट्स मीन्स के पर्सन ओवरवेट है। अब उसके बाद अगर 30 से अबव बीएमआई होता है तो पर्सन को हम ओबीज कंसीडर करते हैं। और ओबेसिटी के भी फर्दर 3 क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। अब इसको भी इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है कि अगर बीएमआई 30 से 34.9 है तो क्लास 1 ओबीज हम उसको कंसीडर करेंगे। अगर 35 से 39.9 है तो उसको क्लास 2 ओबीज कंसीडर किया जाएगा। और इक्वल टू 40 एंड मोर देन 40 अगर बीएमआई आता है तो पर्सन क्लास 3 में आएगा, कि उसको हम कहेंगे कि पर्सन को क्लास 3 ओबेसिटी है। तो इस तरह से इसकी कैटेगराइजेशन की हुई है WHO ने। ठीक है, लेकिन बीएमआई जो हमारे पास एक स्क्रीनिंग टूल है, इसको हम डायग्नोस्टिक टूल नहीं कह सकते कि किसी चीज को ये डायग्नोज करता है, जस्ट ये स्क्रीनिंग में हेल्प आउट करता है। ठीक है, इससे हमें ना तो पर्सन के मसल मास का पता लगता है, ना ही उसकी फैट डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलती है। हमें जस्ट ये आइडिया होता है कि उसका वेट रिलेटेड वो किस रिस्क पर है, वो नॉर्मल है, ओबीज है या ओवर है। तो सिर्फ हमें इस चीज का आइडिया इससे होता है। ठीक है, अब जो साउथ एशियन पीपल होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनके लिए जो कट ऑफ पॉइंट होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमसे, और उनकी बीएमआई रेंजेस भी हमसे वेरी करती हैं। किस तरह से वेरी करती हैं? उनके लिए जो अंडरवेट की कैटेगरी है या रेंज है वो ऑलमोस्ट हमारे जैसी सेम ही होती है कि अगर बीएमआई लेस देन 18.5 होगा तो पर्सन अंडरवेट कंसीडर होगा। लेकिन उनकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो हमसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, कि अगर पर्सन का बीएमआई 18.5 से 22.9 है तो वो नॉर्मल में कंसीडर होगा। 22.9 से अबव है तो वो ओवरवेट में आएगा, मतलब कि 23 से
24.9 अगर है साउथ एशियन लोगों में, तो उनको हम ओवरवेट कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हम हमारी बात करें एशियंस की, जिस एरिया में हम हैं, तो हमारे लिए इसकी रेंज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हमारे लिए होती है 18.5 से 24.9, ठीक है। लेकिन उनके लिए डिफरेंट होती है, उनके लिए 18.5 से 22.9 होती है। और ओवरवेट भी उसको कम रेंज पर कंसिडर किया जाता है। उसकी भी रीजन है कि जो साउथ एशियन लोग होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल और डिफरेंट चीज़ों की वजह से उनमें ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी होते हैं, इसलिए उनका कट ऑफ पॉइंट जो है थोड़ा सा हमसे डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम ओबेसिटी की बात करें, तो उनके लिए जो ओबेसिटी की रेंज होती है वो इज इक्वल टू या मोर देन 25, वो ओबीज कंसीडर होते हैं। जो कि हम में अगर बात करें तो हमारी तरफ वो ओवरवेट कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से साउथ एशियन के लिए जो कट ऑफ पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक न्यू चीज़ है जो आप लोगों को आइडिया हुआ होगा कि जो बीएमआई की रेंज है वो अकॉर्डिंग टू एरियाज भी समटाइम्स वेरिएट करती हैं। हर पर्सन के लिए सेम स्टैंडर्ड नहीं होता, ठीक है। और अगर हम बात करें बीएमआई की लिमिटेशंस की, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ हमें वेट रिलेटेड रिस्क का बताता है कि पर्सन इस रिस्क पर है या इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। लेकिन इसके बीएमआई के यूज से ना तो हमें पर्सन के मसल मास का पता लगता है, ना ही फैट डिस्ट्रीब्यूशन का। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, उसका वेट ज्यादा है, वो ओवरवेट या ओबेसिटी में फॉल कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो ओवरवेट या ओबेसिटी में किस वजह से फॉल कर रहा है। उसकी फैट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है या उसका मसल मास ज्यादा है, प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है ना। ये चीज हमें बीएमआई से पता नहीं लगती है। इसके अलावा जो एल्डरली होते हैं खासतौर पर, या एथलीट्स वगैरह, उनके लिए भी बीएमआई जो है हमें एक्यूरेट बॉडी फैट इस तरह की चीजें नहीं बताता। तो उन केसेस में हमें डिफरेंट अदर टूल्स भी यूज करना चाहिए होते हैं, सिर्फ बीएमआई पर हम रिलाय नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बीएमआर की। अब बीएमआर क्या होता है? बीएमआर बेसिकली बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। अगर हम इनको सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये वो एनर्जी होती है जो आपका जिस्म बिना किसी एक्टिविटी के यूज करता है। जैसे कि आप अगर ब्रीथिंग कर रहे हैं, आपकी हार्ट बीट है, डिफरेंट बॉडी में सेल्स बन रहे हैं, कोई भी इस तरह का प्रोसेस हो रहा है, तो उन प्रोसेसेस में जो एनर्जी यूज होती है उसको हम बीएमआर बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। ये आपकी जो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 60 to 70% होता है। और इसके लिए टू डिफरेंट कॉमन फार्मूलाज यूज होते हैं। एक है हारिस-बिन्नेट इक्वेशन, जो कि एक इसका क्लासिक वर्जन है, और एक यूज होती है मफिन-स्टेट-जोड़ इक्वेशन, जो कि एक ज्यादातर आजकल यूज भी होता है और प्रेफर्ड इसका यूज होने वाला फार्मूला है, ठीक है। अब उन दोनों फार्मूलाज को हम देख लेते हैं कि इन दोनों फार्मूलाज में क्या डिफरेंट है और किस तरह से हम इन फार्मूलाज को यूज करके बीएमआर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये फार्मूला मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें अगर हम हारिस बेनेट इक्वेशन की बात करें, तो इसमें हमने नॉर्मली जो हमारा वेट इन केजी है उसको हमने 9.6 के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और हाइट को 1.8 से। और हाइट हमेशा हमने सेंटीमीटर में लेनी है। जब भी हम कोई फार्मूला, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन प्लान बनाने के लिए कर रहे हैं, पर्सन की ओवरऑल असेसमेंट के लिए कोई भी फार्मूला लगा रहे हैं, तो उसमें हमने जो यूनिट्स हैं उनका खास तौर पर ध्यान रखना होता है। अब बीएमआई जब हमने कैलकुलेट किया था, तो उसमें हाइट को हमने मीटर में लिया था। यहाँ पर हम हाइट को सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं, तो यूनिट कन्वर्जन को आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना। जब आप यूनिट कन्वर्जन मिक्स करेंगे तो आपकी ओवरऑल जो वैल्यूज है वो भी डिस्टर्ब होंगी, ठीक है। मेल के लिए अब देखें वो फैक्टर डिफरेंट है। फीमेल के लिए फैक्टर वेट को हम 9.6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन मेल्स में इसको 13.7 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। और हाइट में भी इसी तरह उसका डिफरेंट है, और एज के लिए भी फैक्टर्स डिफरेंट है। दोनों इक्वेशन में इसी तरह जो उनका डिफरेंस आ रहा है, उनके जो नॉर्मल एक रैंडम फैक्टर यूज होता है। अगर हम जो कॉमनली यूज इक्वेशन होती है मफिन-स्टेट-जोड़, तो उसमें उनका जस्ट एंडिंग पॉइंट में सिर्फ डिफरेंस है। बाकी आपके जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो हाइट के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन हो, एज के साथ हो या वेट के साथ हो, वो सेम जाएगी। जस्ट हमारा उसमें मेन जो लास्ट कंसर्न है कि उसकी जो लास्ट चीज है, हमारा लास्ट यूनिट -161 हम फीमेल के लिए कर रहे हैं और +5 हम उसको मेल के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारे पास दो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं बीएमआर को यूज करने के लिए, लेकिन जो प्रेफर्ड वन है वो मफिन वाला है। तो इसको कॉमनली यूज होता है और इससे हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मजीद बात करें तो बीमार, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि ये हमें इन रेस्ट एनर्जी बताता है, जिसमें आपका कोई भी फिजिकल मूवमेंट, कोई भी चलना फिरना, कोई एक्सरसाइज, कोई चीज ऐड नहीं होती। जस्ट वो एनर्जी आपकी आती है जो आप बिना किसी मूवमेंट के यूज कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है
टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। उससे पहले हम बीएमआर की एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फीमेल है, आप इसको साथ साथ कैलकुलेट करें अपनी नोटबुक पे। फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, उसकी जो एज है 25 ईयर्स है, वेट उसका 60 kg है, और हाइट उसकी 160 मीटर है। तो आप इसको, मुझे इसका बीएमआर जो है कैलकुलेट जल्दी से करके बताएं। हाइट 25, वेट 60, और फॉर एज 25, वेट 60 एंड हाइट 160 सेंटीमीटर। इसको जल्दी से नोट डाउन करें जरा। क्या आंसर आता है आप लोगों का, मुझे वो बताएं। कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग? मैम 13 14। 13 14। ओके, आपने कर लिया है रूबा? रूबा क्या नाम है आपका? अपना नाम भी जरा प्रोनाउंस सही से करते हैं। उर्बा क्या नाम है आपका? पूर्वा। मैम उर्बा। उर्बा। ओके ओके। मैं कर रही आपने हूँ, कर एक लिया? मिनट बस। मैम एक मिनट बस। मैम एज 25 ईयर्स है ना? जी 25, वेट 160 एंड हाइट वन जी सिक्सटी मैम ये। सेंटीमीटर यस मैम। जी मैम 13 14 ही आया। और ये इसका इक्वेशन यूनिट, आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए जब भी आपने एक डाइट यूनिट प्लान को डिजाइन क्या करना होता है, तो इससे आप होगा? हम एस्टिमेटेड उनकी एनर्जी वैल्यूज को निकालते हैं। चले हम मूव पूर्वा करते आपने हैं। सेकंड फार्मूला यूज किया था? जी जी सेकंड वाला। माफ, प्रेफर्ड वाला। माफ। सेकंड वाला थोड़ा सा याद करना भी इजी और एक सिंपल फार्मूला है, ये आपको इजीली याद रहेगा, हो जाएगा, और कॉमनली यूज भी यही होता है। इससे हमें ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज मिलती हैं एज कम्पेयर टू हायर स्टैंडर्ड। मैम ये बेसल मेटाबॉलिक रेट का यूनिट क्या होगा? मतलब हम क्या कहेंगे? 13 14 क्या मतलब? ये हम कहेंगे कि कैलोरीज या एक क्या पर्सन चाहिए? की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी एक्स्ट्रा किसी भी वर्क, किसी भी मूवमेंट के बगैर, कि एक पर्सन जब नॉर्मली कोई फिजिकल एक्टिविटी किए बगैर, कोई भी वर्क किए बगैर एक सरवाइव कर रहा है, उसके बॉडी को जो इंटरनल नॉर्मल फंक्शंस हैं, चाहे वो ब्रीथिंग हो, हार्ट बीट हो, आपके बॉडी में डिफरेंट अदर, आपकी डाइजेशन है, आपके सेल फॉर्मेशन के प्रोसेसेस हैं, उन सारे प्रोसेसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये बीएमआर वो होता है। तो इस पर्सन की, जैसे अगर मैं फीमेल का कैलकुलेट किया तो उसका 13 14 आया। ये उसकी एक दिन की वो रिक्वायरमेंट है एट रेस्ट पोजीशन पर। ओके मैम। ओके ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर की तरफ। अब ये तीसरी मेन चीज है, ये तीनों जो हमारे पास चीजें हैं, बीएमआई, बीएमआर और टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये आपकी एक डाइट प्लान की फाउंडेशन होती है। जब आपको ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी आती हैं, तो एक डाइट प्लान आप किसी भी पर्सन, किसी भी कंडीशन के लिए अच्छे से कस्टमाइज कर पाते हैं। ठीक है। अब टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये आपकी वो एनर्जी होती है जिसमें आपकी पूरे दिन की कैलोरीज आती हैं, इंक्लूडिंग योर फिजिकल एक्टिविटी। कि आपका जो रेस्ट पोजीशन पर आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट थी, वो भी इसमें आएगी, और आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उन दोनों चीजों को मिलाकर जो टोटल हमें एनर्जी चाहिए, उसको हम टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है। अब इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के लिए, कि आप पहले बीएमआर निकालेंगे। जो भी आपके पास बीएमआर की वैल्यू आई है, उसको हम फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होता है, कि आप वेरी एक्टिव हैं, स्लाइट एक्टिव हैं, लो एक्टिव हैं, या आपकी कोई एक्टिविटी है ही नहीं। उस हिसाब से आपके लिए एक
फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर होता है, उस फैक्टर के साथ हमने सिंपली बीएमआर को मल्टीप्लाई करना होता है। अब उस फैक्टर की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसकी कोई ऐसी फिजिकल मूवमेंट नहीं है, वो अगर जॉब भी करता है तो सारा दिन उसको एक सिटिंग प्लेस पर रहना है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि उसका लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री है। उसको हम फिजिकल एक्टिव कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक प्लेस पर सारा दिन बैठा है, कोई ऐसे कोई एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो लिटिल मूवमेंट कर रहा है, तो उसके लिए जो फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर यूज होता है वो 1.1 होता है। अब सेकंड पर्सन है कि वो रोजाना, जो हम नॉर्मली कहते हैं न्यूट्रिशन में कि 10,000 स्टेप्स अ डे, अगर वो रोजाना के 10,000 स्टेप्स पूरे कर रहा है, इतनी वॉक कर रहा है, या अपना उसका कोई वर्क ऐसा है कि उसको इतने स्टेप्स उसके हो जाते हैं, तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर 1.3 आएगा। इसके अलावा अगर सेकंड पर्सन की हम बात करें कि एक पर्सन है वो वीक में 3 to 4 टाइम्स कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है या कोई एक्सरसाइज कर रहा है, और उसके साथ साथ वो 10,000 स्टेप्स जो काउंट है वो भी पूरा कर रहा है, तो उसके लिए हम 1.5 फैक्टर यूज करते हैं, और उसको हम कहते हैं कि ये पर्सन मॉडरेटली एक्टिव है। इसके अलावा अगर वही पर्सन अपने 10,000 स्टेप्स भी पूरे कर रहा है, और उसके साथ साथ 5 टाइम्स अ डे वीक जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहा है, तो उसको हम वेरी एक्टिव कंसीडर करते हैं, और उसके लिए हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर 1.7 होता है। और इससे ज्यादा अगर कोई फिजिकली एक्टिव है, वो 7 डेज अ वीक ही अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, अपने 10,000 स्टेप्स भी पूरे कर रहा है, तो उसके लिए 1.9 फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर होता है। तो ये आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है कि आप कितने एक्टिव हैं, उस फैक्टर के साथ बीएमआर को जस्ट मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल एनर्जी नीड्स जो है वो एक पर्सन की आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमने जो प्रीवियसली बीएमआर को कैलकुलेट किया था कि एक पर्सन का बीएमआर 13-14 है, और वो मॉडरेटली एक्टिव है, तो आप इसका जरा टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करें कि क्या आता है आपके पास। पर्सन मॉडरेटली एक्टिव है, और जो हमने प्रीवियसली उसका बीएमआर निकाला था वो 13-14 था, तो इसका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या आएगा हमारे पास। 1971। ओके, दोबारा कैलकुलेट। क्वेश्चन था अगर ये तो मेरा भी यही आ रही है। ओके ओके, जी बेटा क्या क्वेश्चन है। मैम अगर कोई औरत जैसे मतलब डेस्क जॉब नहीं है लेकिन घर में जैसे काम करते हैं, सारे काम कर रही है, ऊपर नीचे जा रही है, झाड़ू वगैरह खुद कर रही है, और उसका 10,000 स्टेप्स नहीं पता, लेकिन उसको फिर हम कितने किस एक्टिविटी फैक्टर में डालेंगे? बिल्कुल सेडेंट्री तो वो नहीं है। मतलब आपका क्वेश्चन है कि एक फीमेल है, वो हाउस वाइफ है, और वो अपने घर के सारे काम कर रही हैं, जी। मतलब हर काम वो खुद करती हैं, तो वो किस जी। कैटेगरी में फॉल करेगा। जी। यही क्वेश्चन है आपका। जी यही है जी। जी, तो इसको हम सेडेंट्री नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर वो झाड़ू पोछा ये सारी चीजें भी खुद कर रही है, तो उसको हम लाइटली एक्टिव में कंसीडर करेंगे कि वो पर्सन लाइटली एक्टिव है। 10,000 स्टेप्स भी उसके पूरे हो रहे होंगे किसी ना किसी तरह, अगर वो ऊपर नीचे उसका चल रहा है, और उसके साथ साथ वो थोड़ा बहुत अपना फिजिकली एक्टिव भी हो रहा है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करा, लेकिन उसकी एक्टिविटी है, तो उसको हम लाइटली एक्टिव कंसीडर करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमने ये तीन चीजें कैलकुलेट कर ली हैं, बीएमआई, बीएमआर और टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। जब भी आपने किसी डाइट प्लान को कस्टमाइज करना होता है, तो हमें इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। बीएमआई से हमें उसके रिस्क का पता लग जाता है कि इस पर्सन के लिए हमने किस तरह का डाइट प्लान बनाना है। बीएमआर से हमें उसकी एनर्जी नीड्स का पता लग जाता है कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, और उसका एक्टिविटी लेवल हम उससे पूछ के उसका जो हमने डाइट प्लान बनाना है वो एनर्जी नीड्स हमें पता लग जाती है कि हमने इस पर्सन का डाइट प्लान इतनी कैलोरीज का बनाना है, हमें वो टोटल कैलोरीज का जो फिगर है वो मिल जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने अपना वजन कम करना है, तो उसका जो टोटल बीएमआर आएगा, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो आएगा, जो अभी हमारे पास 19 कुछ आया है, तो उससे हमने 500 to 700 कैलोरीज को कम करना है, डेफिशिएट करना है। अगर उसने वेट लूज करना है, तो जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर हमारे पास कैलकुलेट होके आएगा, उससे हमने 500 to 700 कैलोरीज कम कर देनी है जब हम उसका डाइट प्लान बनाएंगे।
तो इट्स मीन्स कि अगर 2000 वाला पर्सन है, उसका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर 2000 आया है और वो वेट लूज करना चाहता है, तो उसके लिए हम 1500 कैलोरीज वाला डाइट प्लान बनाएंगे। और अगर वही पर्सन अपना वेट जो है ज्यादा करना चाहता है, तो उसके लिए फिर हम 2000 की बजाय 2300 या 2500 कैलोरीज का डाइट प्लान बनाएंगे, कि अगर लूज करना है तो 500 to 700 कैलोरीज कम करेंगे, अगर गेन करना है तो 300 to 500 कैलोरीज हम उसकी डेली कैलोरीज में ऐड करेंगे। और बाकी आपने जब भी उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल पूछना है, तो वो थोड़ा आपने ध्यान से उसको एस्टिमेट करना है कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उसका बड़ा इंपैक्ट होता है आपकी टोटल एनर्जी वैल्यूज पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हम इन तीनों चीजों को किस तरह से डाइट प्लान में यूज कर सकते हैं। जब हम बीएमआई बीएमआर जो टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना सीखते हैं, तो हमें इससे पता लग जाता है कि हमारे पास एक फिगर आ जाता है कि हमने इतनी कैलोरीज का डाइट प्लान बना लिया। अगर हम बीएमआई की बात करें, तो बीएमआई से हम ये चेक करते हैं कि पेशेंट जो है हेल्दी वेट रेंज में है या नहीं है। ठीक है, अगर बीएमआई ज्यादा है तो इट्स मीन्स कि वो ओवरवेट या ओबीज है, तो हमें उनका जो डाइट प्लान बनाना है वो कैलोरी डेफिशिएंट बनाना है। ठीक है, अगर उसका बीएमआई जो है वो अंडरवेट में फॉल कर रहा है, तो फिर हमने उसका जो डाइट प्लान बनाना है उसकी कैलोरीज को हमने इंक्रीज करना है, कैलोरी सरप्लस डाइट प्लान बनेगा उसके लिए। ठीक है, और यही स्टेप्स जो है पेशेंट के रिस्क लेवल का एक पहला इंडिकेटर होता है कि बीएमआई से हमें आइडिया हो गया कि हम एक पर्सन का डाइट प्लान बनाने जा रहे हैं, तो वो डाइट प्लान कैलोरी डेफिशिएंट में जाएगा या कैलोरी सरप्लस होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज बीएमआर। अब बीएमआर किस तरह से प्रैक्टिकली डाइट प्लानिंग में यूज होता है, तो बीएमआर से हमें ये तो पता चल जाता है कि पेशेंट रेस्ट पोजीशन में कितनी एनर्जी रिक्वायर कर रहा है बिना किसी मूवमेंट के, और ये बॉडी के ओवरऑल सर्वाइवल जो हमें कैलोरीज चाहिए होती है, सर्वाइवल फंक्शन के लिए चाहिए होती हैं, उसका हमें पता लग गया कि हमें बॉडी का चाहे वो टेम्परेचर रेगुलेट करना है, हार्ट ब्रीथिंग है, कोई भी फंक्शन है, तो ये हमारा सर्वाइवल के लिए हमें ये कैलोरीज चाहिए। और इस नंबर को हम यूज करके जो हमारी एक डाइट प्लान की फाउंडेशन होती है उसको हम सेट करते हैं, हम अपने टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करते हैं। और टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है एक्चुअल में वो कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती हैं जो पेशेंट के पूरे दिन की एक्टिविटीज के साथ उसको रिक्वायर होती हैं। ये बीएमआर के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर बीएमआर ही सही तरह से कैलकुलेट नहीं होगा, तो आपका जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसकी वैल्यूज भी ठीक नहीं आएंगी। तो बीएमआर को सही तरह से कैलकुलेट करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और उसके साथ साथ हमारा फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है वो हमने सही से एस्टिमेट करना होता है, उसको ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट नहीं करना होता, क्योंकि हमारे बीएमआर ने उसके साथ मल्टीप्लाई होना होता है। ठीक है, इस नंबर की बेस पर हम पेशेंट के गोल स्पेसिफिक कैलोरीज प्लान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है और उसका गोल है कि जी उसने वेट को कम करना है, वही सेम वैल्यूज हम लेंगे कि फीमेल है, उसकी एज 25 है, वेट 70 कुछ है और हाइट 165 सेंटीमीटर है, और उसका एक्टिविटी लेवल जो है मॉडरेटली वो एक्टिव है। ये हमारे पास बेसिक चीजें आ गई जो हमने एक पेशेंट से उसकी इंफॉर्मेशन लेनी होती है जब हमारे पास वो विजिट के लिए आता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके डाइट प्लान को डिजाइन करने के लिए उसके बीएमआई का पता लगाएंगे, फिर उसकी बीएमआर कैलकुलेशन करेंगे, बीएमआर कैलकुलेशन के बाद उसका हम टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल, जो वैल्यूज मैंने आपको बताई, इस पर्सन का हमारे पास टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर 2218 आया है, कि इसकी इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी पर डे की है। अब इन टोटल कैलोरीज को किस तरह से हम डिवाइड करेंगे, पहला तो हमारा टारगेट होगा कि उसने वेट लॉस करना था, तो हम इसमें से कैलोरीज को डिडक्ट कर देंगे, 500 कैलोरीज हम निकाल देंगे, हमारे पास रिमेनिंग बच जाएंगी 1700 कैलोरीज ऑलमोस्ट या 1500 कैलोरीज ऑलमोस्ट। ठीक है, अब हमने जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत मैटर करती है, कि कितने कार्ब्स होने चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए। तो जो एक नॉर्मल हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं कि हमारे कार्ब्स जो है वो शुड बी 50% होने चाहिए, प्रोटीन 20%, मोर देन 20, एंड फैट 30% होने चाहिए। उसकी भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि सैचुरेटेड कितना हो, अनसैचुरेटेड कितना हो, और बाकी उसको हम मेडिकल कंडीशन की बेसिस पर एडजस्ट करते हैं कि पेशेंट किस कंडीशन के साथ आया है। ठीक है, इसके बाद अब इसको हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, कि कार्ब्स की हमने ये तो बात कर ली कि हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट है, इतने परसेंट होगा। तो अभी मैंने आपको एक वैल्यू बताई है कि हमारे पास एक पर्सन है, उसको हमने 1600 या 1500 कैलोरीज का डाइट प्लान देना था। ठीक है,
अब उसका 50% हमने किस तरह से कार्ब्स निकालना है, क्योंकि अगर हम पेशेंट को बताएंगे कि आपका हमने डाइट प्लान बता दिया है, आपकी इतनी कैलोरीज रिक्वायरमेंट है और आपने 50% कार्ब्स ऐड करने हैं, तो उसको तो नहीं पता होगा कि उसने 50% कार्ब्स को किस तरह से ऐड करना है। या हम भी जब डाइट प्लान बना रहे हैं तो हमें सिर्फ 50% का पता हो तो हम वो चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें वैल्यूज चाहिए ग्राम्स में, कि इतने ग्राम्स कार्ब्स हो, इतने ग्राम्स प्रोटीन हो, इतने ग्राम्स फैट हो। तो उन ग्राम्स वैल्यू को डाइट प्लान से पहले ही कैलकुलेट करना होता है, इतने ग्राम्स हमने इस चीज को रखना है। अब किस तरह से उन ग्राम वैल्यूज को हम निकाल लेंगे, जितनी हमारी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको हमने उसका 50% पहले तो निकालना है। फॉर एग्जाम्पल 1600 कैलोरीज का हम एक डाइट प्लान बना रहे थे, तो उसका 50% कार्ब्स कितने होंगे, 800। पहले तो उसका 50% हमने निकाल लिया। अब उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने सिंपल करना है कि 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स हमें 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है 3.7 कुछ, जो कि राउंड करके हमारे पास आ जाता है 4। अब 4 कैलोरीज को हमने सिंपली उस 50% के साथ डिवाइड करना है, कि टोटल हमारे पास डाइट प्लान की कैलोरीज थी 1600, उसका 50% अगर हम कार्ब्स निकालें तो वो 800 बनते हैं। उस 800 को हम जितनी कैलोरीज 1 ग्राम प्रोवाइड करता है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल ग्राम्स आ जाएंगे इस 1600 डाइट प्लान के लिए। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आप साथ साथ इसको कैलकुलेट करना, प्रैक्टिस जरूर करना जो जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हम जब इसको कैलकुलेट यस। करेंगे, 800 को सिंपली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे। 1600 डाइट एक्सक्यूज प्लान। मी मैम। जी। मैम थोड़ा सा प्लीज स्लो बताएंगे, आप बहुत ओके तेज ओके बता ओके रही हैं। बेटा, ओके ओके ओके। मैं अगेन बता देती हूँ। अभी हमने कैलकुलेट किया, मैंने आपको रैंडम वैल्यूज बताई कि एक फीमेल है, उसका वेट 70 kg है, उसकी एज 25 है, उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है। अब हमने उसकी मैक्रो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना है, कि हम नॉर्मली कहते हैं कि एक पर्सन को जो डाइट प्लान है उसका 50% कार्ब्स होने चाहिए, 20% प्रोटीन होने चाहिए, 30% फैट होने चाहिए। लेकिन हमें परसेंटेज का सिर्फ पता होगा, ग्राम्स में वैल्यूज नहीं हमें आइडिया होंगी, तो हम डाइट प्लान में उन चीजों को ऐड नहीं कर पाएंगे। हमें वैल्यूज चाहिए ग्राम्स में। अब ग्राम्स में कैलकुलेट करने के लिए हमने सिंपली करना है कि जितनी हमारे पास कैलोरीज हैं, पहले तो हमने उनकी परसेंटेज निकाल लेनी है, फिर उस परसेंटेज को फर्दर हमने डिवाइड करना है जितनी कैलोरीज 1 ग्राम प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल 50% कार्ब्स डाइट प्लान में होने चाहिए, तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। टोटल था 1600, उसका हमने 50% अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो बन जाएगा 1800। अब 1800 को सिंपली हमने डिवाइड करना है 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स की जितनी भी कैलोरीज हैं वो होती हैं 4। अब 800 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल ग्राम ऑफ कार्ब्स आ जाएंगे जो एक 1600 डाइट प्लान के लिए हमें रिक्वायर है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम आएगा। तो इस तरह से फैट्स और प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट्स को भी हम कैलकुलेट करेंगे। सिंपली हमने पहले परसेंटेज निकालनी है। अगर हम 20% ऑफ 1600 निकालें तो वो ऑलमोस्ट 320 किलो कैलोरीज बनेगा, और उसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे 4 से। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करता है, 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। 4 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन आ जाएंगे। इसी तरह फैट के लिए भी हम 30% ऑफ 1600 जब निकालेंगे तो हमारे पास 480 किलो कैलोरीज आ जाएंगी। उसको नॉर्मली हमने जो उसका 1 ग्राम ऑफ फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है वो होती है 9, तो 9 के साथ हमें उसको डिवाइड करना है और हमारे पास टोटल फैट का जो अकाउंट है वो आ जाएगा, वो है 53 ग्राम। तो इस तरह से हमारे पास अब टोटल वैल्यूज आ गई कि एक पर्सन हमारे पास आया था, उसके लिए हमें डाइट प्लान बनाना है वेट लॉस के लिए, और वो 1600 कैलोरीज डाइट प्लान था। तो 1600 कैलोरीज को हमने डिवाइड करना है मैक्रो यूनिट्स में जो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो 1600 में 200 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे उसमें, और 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन हम उसको उसके डाइट प्लान में देंगे, और 53 ग्राम ऑफ फैट देंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपने उसके डाइट को कस्टमाइज करना है, उसके डाइट प्लान को बनाना है, ठीक है। अब अगर पेशेंट की कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे कि उसको पीसीओएस का मसला है, तो पीसीओएस में हमने क्या करना होता है, हमने जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो रखना होता है, क्योंकि पीसीओएस में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस और इस तरह के इश्यूज भी होते हैं। तो हमारा गोल होगा हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो रखें, कैलोरीज रिक्वायरमेंट उसी तरह से पूरी होंगी, लेकिन जो डाइट होगी वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगी। और उसमें हम कार्ब्स को भी कम करेंगे, क्योंकि हर कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। तो हम कार्ब्स को 40% तक भी उस केस में कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई किडनी का पेशेंट आया है तो उसके लिए हमने उसकी प्रोटीन की जो अमाउंट है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, उसको 15% तक ले जाएंगे। तो उसको हमने मॉडरेट करना होता है, और उनके सोडियम और पोटाशियम लेवल्स को ध्यान में रखना होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर डायबिटीज का पेशेंट आया तो डायबिटीज में इवेंचुअली हम कार्बोहाइड्रेट्स का ध्यान रखते हैं कि किस कैटेगरी के कार्ब्स आ रहे हैं एक तो, और एक उनका काउंट भी हम कम करते हैं। और अगर अंडरवेट का कोई पेशेंट आया है तो उसकी हम जो कैलोरीज हैं वो भी इंक्रीज एक तो करते हैं, दूसरा हेल्दी फैट्स का इंटेक बढ़ाते हैं ताकि उसका हेल्दी तरीके से जो वेट है वो गेन हो। तो यानी डाइट प्लान जब आपका कस्टमाइज होता है तो पेशेंट की कंडीशन और उसके गोल्स के मुताबिक होता है। आप रैंडमली हर पेशेंट को सेम डाइट प्लान नहीं रिकमेंड कर सकते। हर पेशेंट की डिफरेंट नीड्स होती हैं, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं और बॉडी का डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है। और अब आपका जो हर नंबर है, चाहे वो बीएमआई है, बीएमआर है, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है, वो एक क्लिनिकल साइन देते हैं, क्लिनिकल सिग्नल देते हैं कि आपने किस सिमत पे जाना है, किस तरह की डाइट प्लानिंग करनी है। और नंबर्स को समझकर साइंटिफिक और सेफ मील प्लान तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप किसी को क्रैश डाइटिंग या खुद से कोई चीज ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकते जो उसकी बॉडी की नीड्स ही नहीं है। हर पेशेंट के गोल और हेल्थ स्टेटस अलग होता है, इसलिए हर पेशेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डाइट प्लान्स आपने कस्टमाइज करना होता है। कैलोरी काउंटिंग को साथ साथ आपने मील टाइमिंग, फूड चॉइसेस और बिहेवियर काउंसलिंग भी करनी होती है पेशेंट की। सिर्फ आपने डाइट चार्ट नहीं बनाना, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया है कि जब आप डाइट प्लानिंग करते हैं तो आपने सिर्फ डाइट चार्ट नहीं बनाना, आपने बहुत सारी चीजों को माइंड में रखना होता है। तो बीएमआई, अगर मैं इसको समराइज करूं ओवरऑल लेक्चर को हमारा जो आजकल था, तो बीएमआई हमें वेट स्टेटस बताता है, बीएमआर हमें मिनिमम जरूरियात उसकी बताता है कि इतनी एनर्जी उसको मिनिमम चाहिए ही चाहिए पर्सन को नॉर्मल सर्वाइवल के लिए, अपने फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए। और टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर हमें बताता है कि उसकी रियल लाइफ जो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। तो आपने आज के इस लेक्चर के बाद एक तो टास्क परफॉर्म करना है। पहले वाले टास्क का भी मैं इस सेशन के बाद आपको फीडबैक देती हूँ कि आपने कहाँ मिस्टेक की और किस तरह से उसको परफॉर्म किया है। और जो आपका आज का टास्क होगा, आपने अपना खुद का बीएमआई, बीएमआर और टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। इसके अलावा दो मॉक पेशेंट्स आपने लेने हैं, आप अपने रिलेटिव्स ले सकते हैं, फ्रेंड्स ले सकते हैं, जस्ट रैंडम वैल्यूज खुद से अज्यूम कर सकते हैं। तो अपने अलावा आपने दो मॉक पेशेंट्स का भी बीएमआई, बीएमआर और टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो कैलकुलेट करना है। और प्रॉपर आपने वैल्यूज जो हैं वो डॉक्यूमेंट करनी है, उनका एज क्या थी, वेट क्या था, हाइट क्या थी, और यूनिट को भी प्रॉपर कंसीडर करना है। उसके साथ साथ उनके गोल भी आपने बताना है कि उस पेशेंट का क्या गोल बनता है, उनकी कैलोरीज को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपने कैलकुलेट करनी है। और कल के सेशन से पहले पहले आपने उसको सबमिट करवाना है। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप दोबारा से मुझसे पूछ लें, हमारे पास अभी 2-3 मिनट है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। नो मैम, क्लियर है। हम करेंगे एक दफा तो फिर क्वेश्चन इंशाल्लाह हुआ तो पूछ लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी